कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज का जो हमारा पहले हम कर लेते हैं अपना विचार, वो है कि कमजोर इंसान हर काम को असंभव समझता है, जबकि कर्मठ हर कार्य को आसान। ये बिल्कुल सत्य है कि जब हम आलस्य में आते हैं तो हमारे लिए हर काम असंभव हमें लगता है। हम सोचते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा, लेकिन जब हम मतलब अपने आप को कर्मठ समझते हैं और बिल्कुल मजबूत समझते हैं, तब हमारे लिए हर कार्य आसान हो जाता है। इसलिए हमेशा किसी कार्य के पॉजिटिव पक्ष को सोच करके ही चलें, ताकि वो कार्य आपके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। और स्टूडेंट्स, जैसे कि बिजनेस स्टडीज के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो स्टाफिंग चल रहा था। उस स्टाफिंग के अंतर्गत जैसे कि मैंने आपको कहा था कि स्टाफिंग जो होता है एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो हम पोस्ट क्रिएट करते हैं, उन पोस्ट के अंदर एक्चुअली क्या करता है, ये प्राण डालता है, यानी जान डालता है, उनको एक्टिव करता है। तो स्टाफिंग के अंतर्गत आपने स्टाफिंग पढ़ा था, और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि स्टाफिंग के फीचर्स क्या है, और उसके बाद आपने ये भी पढ़ा था कि स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस क्या है, यानी क्यों स्टाफिंग किया जाता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अब हम अगला टॉपिक हमारा लेकर के आ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट यानी मानव संसाधन प्रबंध। देखिए, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि स्टाफिंग हम क्यों करते हैं। स्टाफिंग ह्यूमन से रिलेटेड एक फंक्शन है, और स्टाफिंग इसलिए करते हैं कि हर बिजनेस के अंदर दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं। एक जो होता है वो हमारा एक्टिव रिसोर्सेज होता है, और दूसरा होता है पैसिव रिसोर्सेज। एक्टिव और पैसिव रिसोर्सेज। एक्टिव रिसोर्स के अंतर्गत हमारा कौन आता है, मैन पावर आती है। मैन पावर एक्टिव रिसोर्स है। और जो आपके पैसिव रिसोर्सेज है उसके अंतर्गत, जैसे मैं आपको बताऊं कि पैसिव रिसोर्सेज के अंदर मटेरियल है, मशीन है, ये सारे चीजें जो है वो आपके क्या है, पैसिव रिसोर्सेज हैं। तो इन पैसिव रिसोर्सेज को जो एक्टिव रिसोर्सेज है वही जो है इनका यूज करता है, इनका सही ढंग से यूज करता है। तो इस एक्टिव रिसोर्स को हमें क्या करना है, इस एक्टिव रिसोर्स को हमें ट्रेंड करना है, इस एक्टिव रिसोर्स को हमें यूटिलाइज करना है, और कुछ इस तरह से यूटिलाइज करना है कि इसकी जो आपकी टोटल एफिशिएंसी है उसका प्रयोग हो सके। अगर हम इसकी टोटल एफिशिएंसी को यूज करेंगे तभी जाकर के हमारे जो पैसिव रिसोर्सेज है उनका भी सही ढंग से यूज होगा। और जब पैसिव रिसोर्सेज का सही ढंग से यूज होगा तभी क्या होगा कि हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल सकेगा, और मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलेगा तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम होगा। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से क्या होगा कि हमारा जो गुड्स है उसका प्राइस कम होगा, और प्राइस कम होने से उसकी डिमांड भी ज्यादा होगी, और डिमांड ज्यादा होने से क्या होगा कि इनकम बढ़ेगी, और जो आपका मैन पावर है उसका और ज्यादा डेवलपमेंट हम कर पाएंगे। तो इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, क्या है कि जैसे मैं ये कह रहा था कि इसको डेवलप करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत है। यानी ह्यूमन रिसोर्स को हमें क्या करना है, मैनेज करना है। तो इसके लिए जो है अलग से बिजनेस के अंदर जो है एक एचआर डिपार्टमेंट यानी ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो है वो हमें स्थापित करना होता है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर के अंडर में आता है। और ये ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर जो होता है वो आपके इस एक्टिव रिसोर्स को जो है आगे और ज्यादा जो है यूटिलाइज करता है, और ज्यादा इसको इफिशिएंट बनाता है। तो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे अब किसकी, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस which develops and manages the human element of the enterprises। जो ह्यूमन एलिमेंट को जो है डेवलप भी करता है और इसके साथ साथ मैनेज करता है, उसको क्या कहा गया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहा गया है। स्टूडेंट्स, जैसे सिंपल सी बात हम करें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो ब्रांच, मैनेजमेंट की वो ब्रांच है जो किसको कंट्रोल करता है, जो किसको मैनेज करता है, आपकी मैन पावर को मैनेज करता है। मैन पावर की जो, मैं आपको ये बात कहूंगा कि मैन पावर की रिक्रूटमेंट भी यही करता है, और मैन पावर का सिलेक्शन भी यही करता है, इसको डेवलप भी यही करता है, और इसका प्रयोग यानी यूटिलाइजेशन भी यही करता है,
और इसके कंपनसेशन के बारे में कि इसको कितनी सैलरी वगैरह जो है क्या इसको देना है उसके बारे में भी यही करता है। और इसको मोटिवेट करने का काम, ट्रेनिंग देने का काम, ये सारे काम कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट करता है। अब सीधी सी बात आती है कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या सदा सदा से हमारे ऑर्गेनाइजेशन यानी बिजनेस के साथ है? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। ये धीरे धीरे जो जो बिजनेस डेवलप हुआ है, ये एक आज का डेवलप फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसकी भी कुछ स्टेजेस रही हैं। स्टार्टिंग में ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मैनेजमेंट जो है नहीं था। स्टार्टिंग कहां से होती है कि जब बड़े छोटे छोटे बिजनेस हुआ करते थे और छोटी छोटा मतलब थोड़े थोड़े लोग वहां पर काम करते थे। वो स्टेज जो थी ना, वो स्टेज कौन सी थी? वो थी लेबर वेलफेयर स्टेज, कि लेबर के वेलफेयर के बारे में सोचने के लिए जो है। तो देखिए उस टाइम क्या था कि स्मॉल स्केल के ऊपर बिजनेस था और उसके अंदर ट्रेड यूनियन की छोटी मोटी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। और उस समय ये मतलब जो है महसूस किया गया कि एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा मीडिएटर हो जो कि लेबर और जो एम्प्लॉयर है यानी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, इन दोनों के बीच में आए और इन दोनों के बीच में जो है वार्तालाप, इन दोनों की आपस में सेटिंग करे। तो उस टाइम जो है एक अपॉइंटमेंट किया गया था लेबर वेलफेयर ऑफिसर का, ठीक है ना। और उसका रोल जो था, उसकी जो भूमिका थी वो बड़ी लिमिटेड सी हुआ करती थी, ठीक है ना। वो कहां तक थी कि केवल वेलफेयर फैसिलिटीज अवेल करवाना किसको? एम्प्लॉइज को। वहीं तक जो है ये स्टेज थी। तो ये पहली जो स्टेज थी वो थी लेबर वेलफेयर स्टेज। फिर उसके बाद लेबर वेलफेयर स्टेज का भी थोड़ा डेवलपमेंट हुआ और डेवलपमेंट होकर के स्टूडेंट्स कौन सा स्टेज आया? वो आया पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज। देखिए फिर एक पर्सनल मैनेजर अलग से रखा जाने लगा। पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज इसको कहा गया। देखिए जो ही बिजनेस थोड़ा एक्सपेंड हुआ और हमारे यहाँ फैक्ट्री सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ और फैक्ट्री सिस्टम आ जाने से क्या हुआ कि जो काम था वो कई पार्ट्स में बट गया। जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग डिपार्टमेंट बने, परचेज का काम करने लगा कोई, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और इसी तरह से एक अलग डिपार्टमेंट जो केवल और केवल किसको मैनेज करे? मैन पावर को मैनेज करे। ऐसे डिपार्टमेंट की भी जरूरत पड़ी तो उसमें एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया, वो था पर्सनल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है इसमें बनाया गया। और इसको जो है जो इसको हैंडल करने वाला व्यक्ति था उसको जब पर्सनल मैनेजर का नाम दिया गया। और इस तरह से फिर वो क्या करता था? वो इनका रिक्रूटमेंट करता था, इनका सिलेक्शन करता था और इनका जो है एक तरह से कोई प्रमोशन से संबंधित या और कोई इनकी पॉलिसी वगैरह बनाने का काम कौन करता था? जो आपका पर्सनल मैनेजर था वो ये कार्य करता था। स्टूडेंट्स इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद थर्ड स्टेज जो है वो हमारा आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। इसके बाद डेवलप होकर के इसके बाद और बिजनेस के अंदर और ज्यादा डेवलपमेंट आया, बूम पीरियड आया, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित हो गई कि अब स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ने लगी। तो देखिए हर काम में स्पेशलाइजेशन होने लगा क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़े फास्ट पेस के साथ जो है वो बढ़ रही थी। तो इस सिचुएशन के अंदर ये महसूस किया गया कि जो क्योंकि टेक्नोलॉजी में बड़ा जल्दी जल्दी परिवर्तन आ रहा था तो हमें ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ी। किसकी? जो मैन पावर, उसको बार बार हमें ट्रेन करना पड़ा, अलग अलग चीजों को सिखाना पड़ा, यानी ट्रेनिंग की भी आवश्यकता पड़ी और उसके डेवलपमेंट की भी आवश्यकता पड़ी। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, वहां पर क्या हुआ, ये एक्चुअली जो आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है ये एक्चुअली ओरिजिनेट हुआ, यानी इसकी जरूरत महसूस हुई। और इसकी जरूरत जब महसूस हुई तो क्या हुआ कि हमने इसको अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ये क्या करता था? ये मैन पावर का रिक्रूटमेंट भी करता था, सिलेक्शन भी कर रहा था और इसी तरह से इसका अपॉइंटमेंट या जो भी कहे यानी ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है और इसी तरह से इसका जो रेम्युनरेशन वगैरह है या इसका प्रमोशन है, पॉलिसीज बनाना वगैरह जो है, ये सारी चीजें, इसका रिकॉर्ड कीपिंग करना काम है, ये सारा काम जो है इसके अंतर्गत किया जाने लगा। तो इस तरह से यानी धीरे धीरे डेवलप होकर के आज की जो स्थिति है
यानी एक्चुअली कहां से आए, लेबर वेलफेयर स्टेज से, फिर जो है कहां पहुंचे, पर्सनल मैनेजर स्टेज पर पहुंचे, पर्सनल मैनेजर से फिर और ज्यादा डेवलपमेंट जब टेक्नोलॉजी के अंदर यानी बड़ी रैपिडली टेक्नोलॉजी चेंज होने लगी, तब हमारा कौन सा है, एचआरएम स्टेज, जो आज हम देखते हैं वो हमारा जो है एग्जिस्टेंस में आया। तो पर्सनल मैनेजर को एक्चुअली हमने किससे रिप्लेस कर दिया, हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर से रिप्लेस कर दिया। अब इसका काम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या काम हो गया, रिक्रूटमेंट या जो भी मैनेजमेंट करना था, किससे संबंधित, जो आपकी मैन पावर है उससे संबंधित सारा मैनेजमेंट इसके अंतर्गत आ गया। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जो लेसन हमारा है स्टाफिंग लेसन है, और हमने यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था कि मैन पावर से संबंधित मैनेजमेंट का काम ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट करता है, लेकिन उसमें से एक पार्ट है उसका क्या, स्टाफिंग। तो स्टाफिंग तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के कई फंक्शंस में से एक छोटा पार्ट है, तो उसी की हम स्टडी करेंगे, स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बड़ा वाइडर टर्म है कंपैरिजन अगर हम करें किससे, स्टाफिंग से, बिकॉज स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है ना। जैसे स्टाफिंग एक्चुअली इसमें स्टाफिंग के अंतर्गत क्या आ जाता है, रिकॉर्ड कीपिंग आ जाता है, पर्सनल पॉलिसीज बनाना, और इसी तरह से जो है आपका कोई पर्सनल से संबंधित रिसर्च करना, और प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विसेज वगैरह वगैरह। तो स्टाफिंग जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का एक पार्ट है, और इसको जो हम किस तरह से जो है सिद्ध करेंगे वो आपको बता रहा था कि नंबर 1 है रिक्रूटमेंट वगैरह। जैसे क्या होता है कि आपको पता है कि इसका प्राइमरी फंक्शन जो है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का, वो क्या है कि वो अपने यहाँ कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है इसका पहले क्या लगाता है, आइडिया लगाता है, और बाद में रिक्वायर्ड स्टाफ को जो है ये रिक्रूट करता है, और इसके लिए प्रोविजन निकालता है, इसके लिए एप्लीकेशन लेता है, और फिर इसको जो अपने रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करता है, और उसके साथ साथ उसके बाद सिलेक्शन भी करता है। सिलेक्शन के बाद प्लेसमेंट दिया जाता है, प्लेसमेंट के बाद उनको समय पर अगर जरूरत है तो ट्रेनिंग दी जाती है, और जो ट्रेन्ड पर्सोनल्स होते हैं उनका बाद में जो है प्रमोशन भी किया जाता है, और कई बार जो है अगर हमारे कई ब्रांचेज है तो ट्रांसफर वगैरह भी किया जाता है। तो ये सारा काम कौन करता है, ये आपका एचआरएम करता है। और इसी तरह से इसके बाद है प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विस। कहता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर रेंडर सर्टेन सर्विसेज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज। ये जो स्पेशल नॉलेज वाली सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है किसको, पर्सोनल को। जैसे पर्सोनल से संबंधित जॉब यानी उसके काम का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन करना, और इसी तरह से परफॉर्मेंस अप्रेजल है, नेगोशिएटिंग विद ट्रेड यूनियन से कोई किसी भी तरह की यानी पर्सोनल के संबंध में कोई बात करने वाली है तो वो बात भी कौन करता है, एचआरएम करता है। और इसके बाद इसका तीसरा काम है डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो होता है वो डिफरेंट टाइप की समय समय से रिसर्च करके जो है एम्प्लॉइज के लिए कंपनसेशन प्लान तैयार करता है, और इसके साथ साथ उनको इंसेंटिव्स भी देता है। ये सारा काम भी किसके अंडर में आ जाता है, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स। जैसे मैं आपको कहूंगा कि जो आपका मैन पावर है, स्टाफ है, उनकी भी कोई कंप्लेंट हो सकती है, किसी भी तरह कोई दिक्कत हो सकती है, यानी चाहे एम्प्लॉयर के प्रति हो या आपस में भी उनकी कोई दिक्कत हो सकती है, किसी तरह का ग्रीवेंस हो सकता है एक दूसरे के प्रति, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी कौन सुनता है, ये सारी चीजें भी कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट उनकी सुनता है और उनका सेटलमेंट भी करता है। और इसके बाद हम बात करेंगे प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। अब देखिए जो आपके एम्प्लॉइज है अगर वो सामाजिक रूप से संतुष्ट रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसकी होती है कि ह्यूमन आपका जो एचआरएम है यानी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहता है ये देखिए ये भी पॉलिसी बनाता है, जैसे
सोशल सिक्योरिटी से संबंधित, उनके वेलफेयर से संबंधित है ना। और इसी तरह से उनके लिए और भी बहुत सारी पॉलिसी, जैसे मैंने आपको बताया था, रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, प्रमोशन पॉलिसी है, या उनका ट्रांसफर पॉलिसी है, ये सारी पॉलिसीज का भी निर्माण करता है। और उसके बाद है डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट। इसी तरह से कंपनी के ऊपर बहुत सारे प्रकार के जो आपके वर्कर से संबंधित बहुत सारे केसेस होते हैं, उन केसेस को भी जो है डिफेंड करता है कौन? एचआर, वर्क्समैन कंपनसेशन। देखिए इसमें कहता है कि इन इंडिया गवर्नमेंट हैज पास्ड सेवरल लेजिस्लेटिव मेजर्स रिगार्डिंग टू एम्प्लॉयज सच एज वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। It is the function of the human resources manager to enforce the provisions of such acts in his organization। इन सबको लागू करना भी क्या होता है? इनका काम होता है। यानी जो सरकार जो भी रूल्स बनाती है लेबर्स के वेलफेयर के लिए, वो सारे जो है यही लोग लागू करते हैं। इसके बाद है कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स। इसी तरह से अपने यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, जो मैन पावर काम कर रही है, उन सभी का जो है कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करना भी इनका काम है। जैसे रिगार्डिंग वो आपका उनके रिक्रूटमेंट कब हुआ, कब उनका सिलेक्शन हुआ, ठीक है। इसी तरह से उनकी ट्रेनिंग किसी की हुई है नहीं हुई, उसका भी रिकॉर्ड रखना। इसी तरह से कब किसका प्रमोशन ड्यू है, कब किसको प्रमोट करना है, ये सारी बातें। और किसी के ट्रांसफर ड्यू है तो ट्रांसफर भी करने। इसी तरह से अगर जरूरत पड़ने पर किसी को ट्रेनिंग देना है, रिक्रूटमेंट उसके बाद है आपका रेम्युनरेशन से संबंधित बात है ना, अलाउंसेस वगैरह है, ये सारे कौन तय करता है? ये भी आपका एचआरएम तय करता है। इसके बाद है डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ऑफर सजेशन टू मेक इट मोर इफेक्टिव, ताकि जो आपके एक्टिव रिसोर्सेज है यानी पर्सोनल है, उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। और जब वो सही ढंग से रहेंगे तो आपको पता है कि अगर आपका सही ढंग से मैनेज रहेगा कौन? जो आपका एक्टिव रिसोर्सेज सही ढंग से मैनेज रहेगा, तो बाकी जो पैसिव रिसोर्सेज है वो भी सही ढंग से मैनेज होंगे और सभी का जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। और जब सभी रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स कि आपका जो है ये प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा और इससे हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। हम अगले लेक्चर में फिर करेंगे स्टाफिंग एज लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी, तो उसके बारे में बाद में करेंगे। लेकिन इन सबको आपने करते रहना है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। ओके, ऑल द बेस्ट।